लाल बत्ती वाला पति वर्सेस बिजनेसमैन पति का प्यार। शहर के छोटे से मोहल्ले में सादे रंग की चमचमाती लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर नीरज के घर के बाहर रुकती है। आसपास खड़े सभी पड़ोसी लाल बत्ती वाली गाड़ी को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी नीरज फॉर्मल कपड़ों में अपने परिवार के साथ घर से बाहर आता है। वो देखो माँ, मुझे लेने मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी आ गई। लाल बत्ती वाली गाड़ी शारदा के बेटे को लेने आई है। इसका मतलब शारदा का बेटा लाल बत्ती वाला अफसर बन गया। अरे वाह बेटा, तूने तो आज गर्व से मेरा सीना चौड़ा कर दिया। ये ले बेटा, दही शक्कर खाकर अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में जा। ऑल द बेस्ट भैया। भैया, अब तो आप लाल बत्ती वाले बन गए। अब तो मैं जो मन में आए वो कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ छोटे, तेरा जो मन करे तू वो कर। तेरा भाई लाल बत्ती वाला है अब। नीरज लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठता है और गाड़ी मोहल्ले से निकल जाती है। वहीं सभी पड़ोसने आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। थु 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 थु, नजर मत लगा देना तुम सभी मिलकर। क्या खुसुर फुसुर कर रही हो आपस में? अरे शारदा बहन, हम क्यों नजर लगाएंगे? नीरज जैसे तुम्हारा बेटा है वैसे हमारा भी तो बेटा है। अब तो लाल बत्ती वाला ऑफिसर बन गया है। ये तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। खबरदार जो मेरे बेटे को अपना बेटा कहा। मेरा बेटा तेरे बेटे की तरह निकम्मा नहीं है। शारदा, ऐसा क्यों कहती हो? मेरा बेटा भी मेहनत करता है, वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। हाँ, बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला। दिन भर तो तुम्हें भट्टी के सामने तपाता रहता है और चाय की टपरियों पर बिस्कुट केक बेचने वालों को बिजनेसमैन नहीं कहते हैं। माँ, चलो हम घर चलते हैं। मुझे अपने केक और बिस्कुट बेचने निकलना है। अरुण मीनाक्षी को लेकर अपने घर में आता है और लोकल पन्नी में बिस्किट पैकिंग करने लगता है। ऐसे ही एक दिन शारदा मोहल्ले के गेट पर सब्जी का ठेला लगाए रामू से सब्जियां खरीदकर घर की तरफ जा रही होती है। अरे शारदा बहन, पैसे तो देती जाओ। पैसे? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पैसे मांगता है? जानता नहीं क्या, मेरा बेटा लाल बत्ती वाला है। एक बार उसे कह दिया ना तो तू इस शहर में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं सब्जी का ठेला नहीं लगा पाएगा। नहीं नहीं शारदा जी, ऐसा मत करिएगा। ले जाइए, आप सब्जियां ले जाइए। शारदा सब्जियां लेकर मोहल्ले में कपड़े प्रेस करने वाले चंपक के पास जाती है। ए चंपक, मैंने तुझे अपने घर के कपड़े दिए थे, तैयार कर दिए है कि नहीं? हाँ हाँ शारदा जी, कपड़े तैयार हैं, ये लीजिए आपके कपड़े। तुझे भी पैसे चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं शारदा जी, पागल थोड़ी हूँ कि आपसे पैसे मांगूंगा। शारदा अपने बेटे के लाल बत्ती वाले ऑफिसर होने का गलत फायदा उठाती है। वहीं मीनाक्षी 10 रुपए और एक पुराना शर्ट लेकर चंपक के पास आती है। चंपक, ये शर्ट प्रेस कर दे, मेरे बेटे को एक बड़े आदमी से मिलने जाना है। और ये ले पैसे। अरे मीनाक्षी बहन, अब एक शर्ट के क्या पैसे लूं तुमसे? कभी कभी तो तुम दुकान पर आती हो और फिर ये अरुण भैया की शर्ट है, उनसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? वो खुद इतनी मेहनत करते हैं। अरे मेरा बेटा मेहनत करता है पर कभी तो कामयाब होगा। जब कामयाब होगा तो हमेशा प्रेस करवा कर ही कपड़े पहनाऊंगी। तब क्या तू पैसे नहीं लेगा? मीनाक्षी बहन, एक आप हैं और एक वो शारदा जी हैं। बेटे की लाल बत्ती की नौकरी क्या लग गई, न जाने खुद को क्या समझने लगी हैं। इतना कहकर चंपक मीनाक्षी से 10 रुपए लेता है और अरुण की पुरानी शर्ट को अच्छे से इस्त्री करके मीनाक्षी को दे देता है और मीनाक्षी अरुण को इस्त्री कराई हुई शर्ट पहनाती है। माँ, मैं अपनी बनाई कुकीज और केक एक बहुत रईस आदमी को टेस्ट करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अगर उन्हें मेरा बिजनेस पसंद आ गया ना माँ, तो वो मेरे बिजनेस में जरूर पैसे लगाएंगे। हाँ बेटा, उन्हें तेरा बिजनेस जरूर पसंद आएगा। अरुण अपने बिस्किट और केक के सैंपल लेकर शहर के एक जाने माने रईस आदमी धनंजय के ऑफिस पहुंचता है और अपने बिजनेस के बारे में बताता है। नहीं नहीं, मैं लोकल ब्रांड्स में पैसे नहीं लगाता हूँ। मैं सिर्फ ग्रो हो चुकी ब्रांड्स में ही पैसे लगाता हूँ। सर, ग्रो हो चुकी ब्रांड में तो हर कोई पैसे लगाने को तैयार ही है। एक बार आप मुझे सपोर्ट करके देखिए, मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूंगा। एक बार मना किया ना, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? निकलो यहाँ से, नहीं लगाऊंगा मैं पैसे। जो पहले से आसमान में उड़ रहा है उसे सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, और जो जमीन पर पड़ा आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है उसे सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। फिर लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शाम के वक्त नीरज अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी लेकर मोहल्ले में आता है। लाल बत्ती की आवाज सुनकर एक बार फिर सभी पड़ोसने इकट्ठा हो जाती हैं और नीरज गाड़ी से उतरता है। माँ, तुम्हें पता है जिन जिन लोगों ने मुझे कामयाब होने से रोकने की कोशिश की थी ना, एक साइन करके मैंने उन सभी के घर गिरवा दिए।
अगर तुम्हें भी कोई परेशान करे तो बस मुझे उसके घर का पता बता देना। ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर जाओ और कल साहब को लेने समय पर आ जाना। नीरज का ड्राइवर गाड़ी लेकर चला जाता है। वहीं नीरज घर में आता है, जहाँ घर की नौकरानी कमला सफाई कर रही होती है। साहब, आज मेरा महीना पूरा हो गया, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। तुझे तनख्वाह की क्या जरूरत है? तुझसे जो पैसे मांगे उससे कह देना कि मेरा साहब लाल बत्ती वाला है, फिर तुझसे कोई पैसे नहीं लेगा। अरे साहब, ये कैसी बात करते हैं? मुझे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, पैसे दे दीजिए। देखो भैया, इसकी कितनी हिम्मत हो गई है, ये अब हमसे पैसे मांग रही है। जरा बताना तेरा घर कहाँ पर है? पैसे मैं तेरे घर में बुलडोजर पर भिजवा दूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ, पर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत बोलने लगी है तू। तेरी इतनी हिम्मत, तू बार बार हमसे पैसे मांगे जा रही है। जा, नहीं देंगे तेरे पैसे, और कल से काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है तुझे। प्रीति कमला को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और कमला रोते हुए घर चली जाती है। नीरज बेटा, हम सोच रहे हैं कि तेरी शादी करवा दे। हाँ हाँ मम्मी, भैया की शादी करवा दो, फिर हमें घर में नौकरानी भी नहीं रखनी पड़ेगी। भैया की वाइफ ही घर का सारा काम करेंगी। हाँ माँ, राहुल सही कह रहा है। तुम मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो। शारदा नीरज के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 12 बजे अरुण अपने घर के पीछे बनी छोटी सी भट्टी में बिस्किट बना रहा होता है। बस थोड़े और बिस्कुट बना लूं, फिर केक बनाना शुरू करूंगा और फिर फटाफट पैकिंग शुरू करूंगा। फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा, वरना सुबह हो जाएगी और मैं बिस्कुट और केक तैयार भी नहीं कर पाऊंगा। अरुण बेटा, चल खाना खा ले। माँ, तुम खाना खाकर सो जाओ, थोड़ा सा काम बचा है, मैं काम खत्म करके खाना खा लूंगा। बेचारा मेरा बेटा अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। मीनाक्षी सोने चली जाती है और अरुण अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को फोन करता है। तो याद आ गई बिजनेसमैन को अपनी गर्लफ्रेंड की? तुम्हें तो मैं हमेशा याद करता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, खाना खाया कि नहीं तुमने? हाँ, खा लिया मैंने, थोड़ा काम बचा था, वही कर रहा हूँ। झूठ मत बोला करो तुम मुझसे, वरना तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी मैं। बिना काम खत्म किए तुमने कभी खाना खाया है क्या? झूठ क्यों कह रहे हो मुझसे? तुम फिक्र करने लगती हो ना, इसलिए मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। अरुण, तुम कितनी मेहनत करते हो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। अनन्या, ये सब तो मैं हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ ना। तुम देखना, एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। अनन्या अरुण से बातें कर रही होती है, तभी कमरे में अनन्या की माँ रुक्मिणी आती है और अनन्या से फोन छीनकर कॉल काट देती है। किससे बात कर रही थी तू? कौन था? जी सुनते हैं, इधर आइए, देखिए आपकी बेटी किससे नैन मटक्का कर रही है। अरे माँ, पापा से मत बोलो, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। माँ सुनो तो। अनन्या के पिता हरि प्रसाद कमरे में आते हैं और रुक्मिणी उन्हें सारी बात बताती है। अनन्या, कौन है ये लड़का और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे छिपकर किसी लड़के से बात करने की? मम्मी पापा, आप लोग गुस्सा मत करिए। मैं और अरुण एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तेरी शादी किससे होगी इसका फैसला हम करेंगे, तू नहीं। वैसे ये लड़का करता क्या है? पापा, अरुण बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस करता है? अरुण घर पर बिस्कुट और केक बनाकर दुकानों में सप्लाई करता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है और जल्द वो कामयाब भी हो जाएगा। चाय की टपरियों पर बिस्कुट केक बेचने वाला तेरा पति नहीं बनेगा। रुक्मिणी, आज से अनन्या न घर से बाहर निकलेगी, न फोन पर किसी से बात करेगी। हरि प्रसाद और रुक्मिणी अनन्या का फोन छीनकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा को अपने लाल बत्ती वाले बेटे के लिए कृष्णलाल की बेटी पूर्णिमा का रिश्ता मिलता है। ये कृष्णलाल जी की बेटी का रिश्ता अच्छा है। ये हमसे छोटे लोग हैं, हमारी हर बात मानेंगे। मम्मी, उनसे मेरे लिए तरह तरह के कहने लेना। माँ, दहेज में उनसे मेरे लिए एक बुलेट जरूर लेना। जिस दिन मैं काम पर नहीं जाऊंगा उस दिन बुलेट से घूमूंगा, और कभी कभी मैं भी बुलेट से घूमा करूंगा। हाँ हाँ, मैं उनसे अच्छा खासा दहेज लूंगी। कोई ऐरा गहरा थोड़ी है मेरा बेटा, लाल बत्ती वाला है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णलाल अपने परिवार और अपनी बहन मयूरी के साथ बैठे होते हैं। मयूरी, लड़कों वालों ने तो पूर्णिमा को पसंद कर लिया और पूर्णिमा ने भी कह दिया है कि मम्मी पापा, मैं आपकी पसंद से ही शादी करूंगी। अब बस एक बार मिलना हो जाए, फिर शादी की तारीख निकलवा लेंगे। भैया, लेन देन की बात हुई? अरे, मेरा होने वाला दामाद लाल बत्ती वाला है, दहेज थोड़ी लेगा। वो ले चाहे ना ले, तुम पूछ जरूर लेना। आखिरकार तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है।
अगले दिन नीरज लाल बत्ती वाली गाड़ी से कृष्णलाल के घर आता है और पूरा परिवार सोफे पर बैठता है। जी, रिश्ता तो तय है। अगर आप लोगों की कुछ इच्छा हो तो आप हमें बता सकते हैं। इच्छा की क्या बात है, लाल बत्ती वाला बेटा है मेरा, जो है सब आपकी बेटी का ही होगा। बस हमारा बच्चा खुश हो जाए, समाज में नाम बना रहे, इसके लिए एक बुलेट, सोना चांदी और एक नया टीवी। बाकी बेड अलमारी जो आप अपनी बेटी को देना चाहें और नकद में 2,51,101 रुपए शगुन दे दीजिएगा। आपने कम से कम 10-15 लाख का बजट बता दिया है, इतना नहीं कर सकते हम। तो मत करिए, मेरे भैया के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है। सोच लीजिए, लाल बत्ती वाला बेटा है मेरा, उसके लिए बहुत से रिश्ते आए हैं, आपको सबसे कम बताया है हमने। आखिरकार सब मेरी बेटी का ही है। ठीक है, आपने जो कहा है हम उसका सम्मान करेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कृष्णलाल अपना घर बेचकर मिले हुए पैसों से नीरज को दहेज देता है और अपनी बेटी पूर्णिमा की शादी करवाता है और खुद गांव चला जाता है। वहीं पूर्णिमा नीरज के साथ अपने ससुराल आती है। शारदा पूर्णिमा का गृह प्रवेश करवाती है और पूर्णिमा नीरज के साथ कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन मोहल्ले में, मुबारक हो शारदा बहन, तुम्हारे बेटे की शादी हो गई। हाँ शारदा बहन, अब तो तुम सास बन गई। क्योंकि मेरा बेटा तेरे बेटे की तरह नहीं है, लाल बत्ती वाला बेटा है मेरा, मेरे बेटे की तो शादी होनी ही थी। शारदा मीनाक्षी की बेइज्जती करके हंसते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तेज धूप में अरुण अपनी साइकिल पर दुकानों में अपने बिस्किट और केक दे रहा होता है। तभी अरुण के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में तैयार अनन्या होती है। हेलो अरुण, मैं अनन्या बोल रही हूँ। अनन्या, ये किसका नंबर है और तुम्हारा नंबर इतने दिनों से स्विच ऑफ क्यों है और तुम कॉलेज भी नहीं आ रही हो? अरुण, लास्ट जब हमारी बात हुई थी उसके बाद मम्मी पापा ने मुझे पकड़ लिया था और उन्होंने मेरा फोन छीन लिया था। और अरुण, मेरे मम्मी पापा आज मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मेरे घर पर ही मेरी शादी है, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। अनन्या, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। अरुण अपनी साइकिल एक चाय की दुकान के पास रखकर तुरंत अनन्या के घर पहुंचता है, जहां पूरा घर फूलों से सजा होता है और शादी की हलचल होती है। इतने सारे लोग, मैं भी मजदूरों की तरह धीरे धीरे अंदर चला जाता हूँ। इतना कहकर अरुण मजदूरों के बीच घुल मिलकर अपने सिर पर फूलों की टोकरी लेकर अनन्या को ढूंढते हुए उसके कमरे में आता है। अरुण आ गए, अरुण आ गए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा ने तुम्हें तो नहीं मारा है ना? नहीं नहीं, मम्मी पापा ने मुझे मारा नहीं, बस कमरे में बंद किया था। अनन्या, तुम ये सारे गहने उतार दो। नहीं अरुण, ये सारे गहने सोने के हैं, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। नहीं अनन्या, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, ये गहने तुम्हारे मम्मी पापा की मेहनत है। अनन्या सारे गहने उतार कर रख देती है और अरुण अनन्या को बुर्का पहनाता है और दोनों बैल्कनी में लंबी चादर बांधकर नीचे उतर जाते हैं। तभी कमरे में हरि प्रसाद और रुक्मिणी आते हैं। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? ये लड़की प्यार में पागल हो गई है, हमें इसे रोकना होगा। पीछा करते हुए हरि प्रसाद और रुक्मिणी एक मंदिर में पहुंचते हैं, जहां अरुण अनन्या को मंगलसूत्र पहनाता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। पापा जी, अब हमने शादी कर ली है, आप लोग हमारे प्यार को समझते क्यों नहीं? मैं गरीब जरूर हूं पर अनन्या को बहुत खुश रखूंगा। पापा, मुझे मजबूरी में घर से भागना पड़ा क्योंकि आप लोग हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे, मुझे माफ कर दीजिए। मर गया तेरा बाप, भूल जा। जा, जल उस बिस्कुट केक वाली भट्टी में जा। हरि प्रसाद और रुक्मिणी वापस चले जाते हैं। वहीं अरुण अनन्या को लेकर मोहल्ले में अपने घर के दरवाजे पर आता है। अरे वो देखो, मीनाक्षी का बेटा लड़की भगा कर लाया है। अरुण, ये सब क्या है? तूने लड़की भगाकर शादी क्यों की? माँ, मुझे माफ कर दो। अनन्या के माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे, इसलिए मैंने शादी कर ली। ये देखो, इसे बिजनेसमैन बनना था, लड़की भगाने वाला बन गया। आप लोगों को जो भी समझना है समझिए। मैं अनन्या से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने अनन्या से शादी की है। ये तरीका गलत है या सही मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मैंने अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ा। मीनाक्षी अनन्या का गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अरुण अनन्या के लिए सुंदर साड़ियाँ लेकर आता है। अरुण, ये साड़ियाँ तो काफी महंगी है, इतनी सारी साड़ियों की क्या जरूरत थी? कोई सस्ती सी 2 साड़ी लेकर आते ना। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा।
अनन्या अरुण गले मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीरज अपने कमरे में आता है और अपनी शर्ट और पैंट की जेबों से पैसे निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगता है। जी, आप तो लाल बत्ती वाले ऑफिसर है ना, आपको महीने की सैलरी मिलती होगी, फिर अलग अलग जेबों से इतने सारे पैसे, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? औकात में रहकर बात कर। औरत है, औरत की तरह रह। पैसे कहाँ से आए इससे तुझे क्या मतलब? मुझे अच्छे से पता है ये सारे पैसे रिश्वत के हैं, आपको रिश्वत नहीं लेना चाहिए। पूर्णिमा की बात सुनते ही नीरज आगे बढ़ता है और पूर्णिमा को थप्पड़ मार देता है। नीरज का हाथ पूर्णिमा की आंख पर लगता है और पूर्णिमा की एक आंख सूजकर बंद हो जाती है। आपने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो हाथ ही उठाया है। औरत की औकात जूती की नोक के बराबर होती है, ये बात समझकर बोला कर, वरना किसी दिन लात भी उठाऊंगा। चल अब निकल कमरे से बाहर। इतना कहकर नीरज धक्के मारकर पूर्णिमा को कमरे से बाहर निकाल देता है। पूर्णिमा कमरे के बाहर बैठकर रोने लगती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन पूर्णिमा सन ग्लास पहने मोहल्ले में सब्जी बेच रहे रामू के पास जाती है। भैया, बैंगन कितने के दिए? अरे अरे, आपसे थोड़े पैसे लूंगा। आपको जो सब्जी चाहिए वो आप आराम से ले लीजिए। तभी वहां अरुण और अनन्या आते हैं। अरे, आप तो वही लाल बत्ती वाले की ही बीवी है ना? आप घर से बहुत कम बाहर निकलती हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। वैसे आपने सनग्लास क्यों पहना है? मेरे लाल बत्ती वाले पति ने लिया है। तेरे पति की तरह निकम्मा निठल्ला तो नहीं है मेरा पति कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं देगा। और देख रही है ना बाहर कितनी तेज धूप है, मेरे चेहरे और आंखों पर धूप ना लगे, इसलिए इन्होंने मुझे ये महंगा सनग्लास गिफ्ट किया है। इतना कहकर पूर्णिमा सब्जियों का थैला लेकर वहां से चली जाती है। होगा तेरा पति लाल बत्ती वाला, मेरा भी पति बिजनेसमैन है। अनन्या कुछ सब्जियां खरीदती है और अपने घर लौट आती है, जहां पसीने से लथपथ अरुण भट्टी के सामने बिस्किट पैक कर रहा होता है। अरुण, तुम हटो, मैं ये काम करती हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, इतनी गर्मी में तुम परेशान हो जाओगी। गर्मी में मैं परेशान हो जाऊंगी, और तुम जो परेशान हो रहे हो उसका क्या? हटो हटो, मुझे करने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। करने दे बेटा, जब तक एक मर्द के पीछे औरत की मेहनत नहीं होती तब तक मर्द कामयाब नहीं होता। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ आज एक दिन तुम ये काम करोगी, फिर दोबारा ये काम करने की जिद नहीं करोगी, ओके? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी गर्मी में भट्टी की तेज आंच में तुम्हारे हाथ पांव झुलस जाएं। ठीक है पतिदेव, मंजूर है मुझे। अनन्या बिस्किट का बैटर तैयार करती है और भट्टी में डाल देती है। थोड़ी देर में बिस्किट तैयार हो जाते हैं और पूरा परिवार अनन्या के बनाए बिस्किट टेस्ट करता है। अरे वाह, बहुत टेस्टी बिस्कुट है ये तो। सच में अनन्या, ये बिस्किट तो काफी टेस्टी हैं। मेरे बिस्किट से भी ज्यादा टेस्टी हैं। ये बिस्किट तो बाजार में और भी ज्यादा अच्छे चलेंगे। अरुण, तुम इतनी मेहनत करते हो सिर्फ अपना ब्रांड बनाने के लिए, और यही तो एक छोटी गलती करते हो। ब्रांड बनाने की जगह तुम चाय की टपरियों पर बिस्कुट बेचते हो। अनन्या, अगर मैं चाय की टपरियों पर बिस्कुट नहीं दूंगा ना, तो मेरे बिस्किट कैसे बिकेंगे? कौन खरीदेगा मेरा बिस्किट? अरुण, तुम्हें जहाँ अपने बिस्किट केक बेचने का मन हो तुम वहाँ बेचो, और खुद बेचो। तुम चाय वालों को देते हो, चाय वाले कस्टमर को देते हैं। कस्टमर को पता ही नहीं है कि ये बिस्कुट तुमने बनाया है। तुम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचो, तभी तुम अपना अच्छा ब्रांड बना पाओगे और लोगों को तुम्हारे बारे में पता भी चलेगा। अनन्या, मुझे तुम्हारी बात बहुत सही लग रही है। अब तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। हम खुद का ब्रांड बनाएंगे, बड़े ब्रांड से सपोर्ट मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे सस्ता, पुराना और अच्छा तरीका अपनाएंगे। बिस्कुट और केक सबसे ज्यादा बच्चे खाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम स्कूलों में फ्री में बिस्कुट और केक बांटेंगे। इससे बच्चों तक हमारा स्वाद पहुंचेगा, और अगर बच्चों को हमारा स्वाद पसंद आया तो वो हमारे केक और बिस्कुट जरूर खरीदेंगे। अनन्या, मैं ऐसे ही करूंगा। अब तो मुझे बताओ कि तुमने ये स्वाद वाले बिस्किट कैसे बनाए, बैटर कैसे तैयार करना है, फिर मैं बहुत सारे बिस्किट बनाऊंगा। मैं बैटर तैयार करती हूँ, तुम देखो और फिर तुम बिस्कुट पैक करना, मैं और बैटर तैयार करूंगी। इतना कहकर अनन्या बिस्कुट के लिए बैटर तैयार करने लगती है। वहीं धीरे धीरे अरुण सारे बिस्किट पैक करने लगता है। ऐसे ही रात होती है। काम करते करते अनन्या जमीन पर ही सो जाती है। बेचारी अनन्या मेरी वजह से अपना घर परिवार छोड़कर आई, और उसे मेरे पास आकर भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अरुण अपनी बाहों में अनन्या को उठाकर कमरे में सुला देता है और सारी रात अपने बिस्किट पैक करता रहता है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह। तैयार हो पतिदेव, आप बहुत जल्द बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो। बहू, तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरे दोनों बच्चे कामयाब हो।
अनन्या अरुण के साथ छोटे बच्चों के स्कूल में आती है और टीचर से बात करके बच्चों को फ्री में बिस्किट और केक बांटती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे बिस्कुट है। मुझे ऐसे बिस्कुट खानी है। ये केक भी बहुत अच्छा है अंकल, मैं रोज आपके ये केक खरीदूंगी। अरुण, हमारा प्लान कामयाब हो गया। अब बस तुम अपने ब्रांड का स्टिकर बनाओ, फिर तुम अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करो। हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब जगहों पर अपने बिस्कुट और केक सेल करेंगे। अरुण रोज अपनी साइकिल पर ढेर सारे बिस्किट और केक रखकर कभी बच्चों के स्कूल के बाहर तो कभी किसी हॉस्पिटल के बाहर घूम घूम कर खुद बेचने लगता है। धीरे धीरे अरुण के बिस्किट और केक लोगों के बीच मशहूर होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिन पूर्णिमा घर में पोछा मार रही होती है। मुझे कितना सारा काम करना पड़ता है। इतनी तेज धूप और गर्मी में सुबह से काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। मैंने कुछ खाया भी नहीं अभी तक। क्या बड़बड़ा रही है रे तू? और अभी तक तू पोछा ही मार रही है? अभी घर में इतना काम बचा है, वो कब करेगी? मम्मी जी, अब मुझसे और काम नहीं होगा। बचा हुआ काम मैं कल कर दूंगी। नहीं, तुझे आज ही सारा काम खत्म करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हाथ चला। पोछा मारने के बाद तुझे छत भी साफ करनी है। मम्मी जी, मैं शाम के वक्त छत साफ कर दूंगी। इस वक्त बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं इसे आराम क्यों दूं? मैं तो धूप में ही इसे छत साफ करवाऊंगी, भले मुझे छत पर कोई काम हो या ना हो। ज्यादा काम चोरी मत कर। इसी वक्त तुझे छत साफ करनी पड़ेगी। चल पहले तू छत ही साफ कर। शारदा पूर्णिमा को कड़कड़ाती धूप में छत साफ करने के लिए भेज देती है, जहां तेज धूप में छत साफ करते करते पूर्णिमा का पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसे ही रात होती है। नीरज कमरे में आता है। नीरज, तुम्हें पता है कुछ दिनों से मम्मी जी मुझसे बहुत काम करवा रही हैं और आज तो उन्होंने तेज धूप में मुझसे छत भी साफ करवाई, जिससे मेरा रंग भी काला पड़ गया है। तेरा रंग काला पड़ गया है? पहले तू कौन सी खूबसूरत थी? पहले भी तू बदसूरत ही थी और तेरी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की? हाँ, रुक, अभी तुझे बताता हूं। इतना कहकर नीरज अपनी कमर से बेल्ट निकालता है और पूर्णिमा के बालों को पकड़कर उसे बेल्ट से मारने लगता है। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। मैं आपकी शिकायत नहीं करूंगी। छोड़ दीजिए मुझे। चल निकल कमरे से बाहर। आई बड़ी शिकायत करने वाली, आज पूरी रात तू कमरे के बाहर ही रहेगी। नीरज पूर्णिमा को धक्के मारकर कमरे के बाहर कर देता है और पूर्णिमा दरवाजे के पास बैठकर रोने लगती है। वहीं अचानक अंदर से नीरज की किसी लड़की से बात करने की आवाज आती है। कमरे में नीरज वीडियो कॉल पर किसी लड़की से बात कर रहा होता है। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं यार, और तुम्हारी आंखों का क्या ही कहना। जी करता है इन आंखों में डूब जाऊं। अरे मेरी बीवी की क्या बात करती हो यार, उसे तो मैं घर के काम करने के लिए लेकर आया हूं। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो तुम जैसी सुंदर लड़की पसंद है जो मॉडर्न हो। अरे मुझे तो तुम पसंद हो ना। तुम कितनी मॉडर्न और कितनी स्टाइलिश हो। मेरे होते हुए मेरे पति का कहीं और चक्कर चल रहा है। और मेरे पापा कहा करते थे कि लाल बत्ती वाला ऑफिसर है, इससे ज्यादा ईमानदार कौन होगा। अरे पापा भी अब यहाँ नहीं रहे। अब मेरे पापा भी शहर में नहीं है कि मैं उन्हें कुछ बताऊं, और उन्हें बताकर भी मैं क्या करूंगी। उन्होंने तो खुद मेरी शादी करवाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इतना कहकर पूर्णिमा दरवाजे के बाहर बैठी फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरुण पूरे परिवार के साथ बैठा होता है। अनन्या, मेरे बिस्किट और केक की सेलिंग बहुत बढ़ गई है। अब मैं इसे पेटेंट भी करवा सकता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। इसके लिए कम से कम 20-25 हजार रुपए का खर्च आएगा यार। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 25,000? इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। आप लोग घबराइए मत। मेरे हाथों के कंगन है ना, ये पूरे 30,000 रुपए के हैं। मैंने शादी में पहने सारे गहने तो उतार दिए थे, पर ये कंगन तो मैं हमेशा से पहनते आई हूँ, इसलिए इन्हें नहीं उतारा था। आप इन कंगनों को गिरवी रख दो और अपने ब्रांड पेटेंट करवा लो। अनन्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने पिता की कोई भी चीज यहाँ लेकर नहीं आओगी। फिर तुम ये क्यों लेकर आई? अरुण, याद करो वो दिन जब तुमने मुझे अपनी पहली कमाई दी थी। तुम्हारी पहली कमाई मैंने बचा कर रखी थी, और जब तुम मुझे थोड़े थोड़े पैसे दिया करते थे, उन्हीं पैसों को जोड़कर, उन्हीं पैसों में अपने कुछ पैसे मिलाकर मैंने ये कंगन लिए है अरुण। इसमें पापा का 1 रुपया नहीं लगा है। अब तुम ये कंगन ले जाओ और अपना ब्रांड पेटेंट करवा लो। अनन्या, आज मेरी वजह से तुम्हारे हाथ सूने हुए हैं ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन मैं ही इन हाथों में खुद सोने के कंगन पहनाऊंगा। अरुण अनन्या के कंगनों को बेचकर मिले हुए पैसों से खुद के ब्रांड को पेटेंट करवाता है। गवर्नमेंट रजिस्ट्री और सभी सरकारी कामों के बाद अरुण खुद के नाम पर अनन्या कुकीज एंड पेस्ट्री के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट करता है।
वहीं दूसरी तरफ नीरज अभी लाल बत्ती वाली गाड़ी से सरकारी कार्यालय के पास उतरता है। चीफ मिनिस्टर सर आ जाएं इससे पहले फटाफट कपड़े बदल लेता हूँ। और ड्राइवर, ये लो तुम्हारे 200 रुपए। शाम को 5 बजे सिग्नल के पास आ जाना। ओके, जाओ। नीरज अपने नकली ड्राइवर को 200 रुपए देता है और खुद एक सरकारी कार्यालय के बाथरूम में जाकर यूनिफॉर्म के कपड़े पहनकर बाहर आता है। तभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर लालू यादव आ जाते हैं। नीरज वाह, आज मेरी कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट है? सर, आज आपकी लंच के पहले 3 अपॉइंटमेंट हैं और लंच के बाद 2। ठीक है ठीक है, अपॉइंटमेंट वाले लोग बाद में मिलेंगे, पहले जरूरतमंद लोगों को एडिट करके अंदर भेजो। स्टेट के मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं और नीरज ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। तब यह गरीब महिला अपनी 15 साल की बेटी को लेकर आती है। जी, मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मुख्यमंत्री जी अभी बहुत बिजी हैं, तुमसे नहीं मिल सकते। 1 हफ्ते से हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहे हैं। 1 हफ्ते से वो बिजी ही है। ये तो आम जनता से मिलने का वक्त है ना, तो वो कहाँ बिजी है? देखिए, अपनी बेटी को शांत कराइए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी मुख्यमंत्री जी आपसे मिल लेंगे, पहले कुछ खर्चा पानी लगेगा। खर्चा पानी क्या? कितने पैसे लगेंगे? मुझे मुख्यमंत्री जी से बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है तब तो 5000 रुपए लगेंगे भाई। मैं पर्सनली आपका काम करवा दूंगा। भैया, आप मेरा काम करवा दीजिए मुख्यमंत्री जी से। ये लीजिए, मेरे कंगन रख लीजिए। मेरे पास 5000 रुपए नहीं है। ठीक है, मैं कंगन रख लेता हूँ, पर मुख्यमंत्री जी से इसकी बात मत कीजिएगा, वरना वो आपको तुरंत भगा देंगे। सिर्फ अपने काम की बात कीजिएगा। इतना कहकर नीरज कंगन रख लेता है और नर्मदा और दिव्या को मुख्यमंत्री से मिलने अंदर भेज देता है। ऐसे ही पूरे दिन नीरज मुख्यमंत्री जी से मिलने आए गरीब लोगों से पैसे खाता है और शाम को कचहरी बंद होने के बाद दोबारा फॉर्मल कपड़े पहनकर सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में अपने नकली ड्राइवर के साथ घर लौटता है। वहीं मीनाक्षी अरुण के साथ बात करने आती है। अरुण के सिर पर पट्टी बंधी होती है। क्या हुआ, यहाँ क्यों आई है अपने निकम्मे बेटे को लेकर? बेटा, तुम लाल बत्ती वाले हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने भाई को गुंडागर्दी करने दोगे। देखो उसने क्या हाल किया है मेरे बेटे का। भैया, मेरी गलती नहीं है, इसने ही मुझे उकसाया था। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था। ये बुलेट लेकर आया और सीधा मेरे साइकिल पर मार दिया, जिससे मेरे सारे बिस्किट टूट गए। और जब मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया तो मुझसे लड़ने लगा। तो क्या उखाड़ लेगा तू मेरे भाई का? हाँ, उसका मन किया, उसने तेरा सिर फोड़ दिया। और अगर ज्यादा कुछ कहा ना तो मैं तेरा घर भी तुड़वा दूंगा। चल निकल यहाँ से। ये तुम गलत कर रहे हो बेटा। लाल बत्ती वाले होने का ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे अरे, इसके भाई का तो लाल बत्ती वाले होने की वजह से दिमाग खराब हो गया है। मोहल्ले की लड़कियों तक को कॉलेज के बाहर परेशान करता है। रावण का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं चलता है, इसका भी अंत आएगा। ऐसे ही रात बीतती। अगली सुबह नीरज फॉर्मल कपड़ों में तैयार होकर अपने घर के बाहर निकलता है। तभी लालू यादव सिक्योरिटी फोर्स, मीडिया और पुलिस ऑफिसर्स के साथ नर्मदा और दिव्या को लेकर वहां पहुंचते हैं। सर, आप और तुम लोग सर के साथ क्या कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो इसे, यह मेरे नाम पर करप्शन करता है। कौन है रे तू? तेरे बस की बात नहीं है मेरे बेटे को गिरफ्तार करवाना। मेरा बेटा लाल बत्ती वाला है। कुछ नॉलेज नहीं है क्या? ये स्टेट के सीएम है और आपका बेटा कोई लाल बत्ती वाला नहीं बल्कि लाल बत्ती का ड्राइवर है। सर, यहाँ मेरा घर है, हम ऑफिस चलकर बात करते हैं ना। कौन से ऑफिस की बात करता है तू? हाँ, तुझे सरकार ने निकाल दिया है। ऑफिसर, इसके घर की तलाशी लो। पुलिस ऑफिसर नीरज के घर की तलाशी लेते हैं। जहां नीरज के घर की तलाशी लेते हुए एक बैग में रुपए भरकर बाहर लेकर आते हैं। सर, इसके घर में बहुत ब्लैक मनी है। इसने अपने बेड के नीचे ब्लैक मनी छिपा रखी थी। सर, पुलिस, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ सर, अभी। तभी एक महिला पुलिस पूर्णिमा को लेकर बाहर आती है। पूर्णिमा के दोनों आंखों पर चोट के निशान, गालों पर थप्पड़ के निशान और पूरे शरीर में बेल्ट और लाठी डंडों के चोट के निशान बने होते हैं। सर, इस दरिंदे को बिल्कुल ना छोड़िएगा। ये देखिए, इसने अपनी बीवी का क्या हाल किया है, ताकि ये कहीं सच ना बता पाए। ये देखते ही सभी पड़ोसी खुशी में नीरज, शारदा, रामलाल, राहुल और प्रीति को घसीटकर घर से बाहर निकालकर मारने लगते हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण वाले भी आ जाते हैं।
महिला सशक्तिकरण वाले शारदा और रामलाल को चप्पलों की माला पहनाकर मारते मारते पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। सब बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? पूर्णिमा भाभी, तुम हमारे घर में चलो। तुम आज से हमारे साथ रहना। मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की थी, फिर भी तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए बुला रही हो। वो तो तुमने अपने पति के डर से की थी। भाभी, अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हैं। फिर अरुण अपनी चमचमाती गाड़ी में अपनी माँ और अनन्या के साथ बैठता है और एक इवेंट में आता है जहां अरुण का नाम अनाउंस होते ही अरुण मीनाक्षी और अनन्या के साथ स्टेज पर आता है। ये बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे नहीं, मेरी बीवी को मिलना चाहिए। बिजनेसमैन कैसे बनना है ये मेरी बीवी ने मुझे सिखाया है और मेरी माँ ने हर मंदिर में मेरे कामयाब होने की दुआ मांगी है, जिसकी वजह से आज मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। अरुण एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर अपने प्यार को साबित करता है और अपने सारे वादे पूरे करता है। वहीं महिलाओं के लिए अपने ऑफिस और अपनी फैक्ट्री में खास नौकरियां निकालता है और अनन्या के नाम पर और भी कई सारे नए बिजनेस स्टार्ट करता है। अब बिजनेसमैन अरुण अपनी पत्नी और मां के साथ हंसी खुशी रहता है।